अच्छा वो हो गया। हाँ अच्छा वो हो गया। हाँ Prayer we can start. So we वॉइस can have this prayer first. ऑडियो शेयर Recording कभी शुरू किया ना? हाँ लैपटॉप की आवाज नहीं आ रही। Screen आ नहीं रही है. ये स्क्रीन भी नहीं आ रही। स्क्रीन तो स्क्रीन नहीं है यहाँ पर नहीं आ रही। टीम्स पर तो पीपीटी अरे स्क्रीन यहाँ पर नहीं आ रही है। मैं तो इससे टीम से मतलब मैंने मीटिंग बहुत बार की है तो रिफ्रेश यहाँ पर नहीं आ रहा ऑनलाइन से तो नहीं है। हाँ आ रही है। मैं तो नहीं बात ये वाला इंटरव्यू हाँ एक बार आप इससे
So today's topic we have already had during collect, and those who have not given the self-paced exam, so don't worry, we will be here to guide you all. So to start with, first of all, first question which will be clicked in our mind, where this act is applicable. So you, as you can see on this screen, the Foreign Contribution Regulation Act applicable to whole of India, and it is also applicable to the citizens of India बट who are not resident of India. मतलब कि अगर जो पर्सन अगर दुबई में रहता है, वो पर्सन रेसिडेंट हो गया दुबई का, अगर 1 साल से रह रहा है तो, बट वो सिटीजन है इंडिया का, तो उस पर भी एफसीआरए के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे. और अगर सपोज मानो मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की इंडिया में, एंड मैंने कंपनी खोली लेट्स से दुबई में, एक्सवाइजेड कंपनी, तो अगर मेरी एसोसिएट है या वो सब्सिडरी है और उसने कंट्रीब्यूट किया इंडिया में, ठीक है, तो वो भी उसमें भी एफसीआरए के प्रोविजन अप्लाई होंगे. मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस की. इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, बस कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड. Before directly coming to the framework of this act, what is the object behind enactment of this act? Why it came in force? पहले 1976 में ये एक्ट आया था, उसके बाद 2010 में वापस इसको रिवाइज करा गया, और उसके बाद कई तरह की इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपने पास इंडिया के अंदर आ रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दी. पहले जब इनिशियली जब पैसा आता था, हर बैंक रिसीव कर सकता था एफसीआरए का पैसा. फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक ब्रांच कर दी एसबीआई की, एक पार्लियामेंट स्टेट ब्रांच है, केवल वही ब्रांच एक्सेप्ट कर सकती है डोनेशन एफसीआरए. बाकी कोई भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पैसा नहीं आ सकता. रीजन बी ड्यू टू स्टॉप द एक्टिविटीज विच इज डेट्रीमेंटल टू द नेशन. तो उन सबको एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस कई तरह की इसमें लगा दी. तो ये 2010 के अंदर एक्ट बना नया, और वो आज तक इम्प्लीमेंटेड. टेररिस्ट का पैसा हो गया, और तरह का पैसा आ गया, जो कई तरह के जो विच इज एक्टिविटीज विच इज डेट्रीमेंटल टू द नेशन, उन सबको स्टॉप करने के लिए ये लोग एक्ट लेके आए. 2010 में रिवाइज करा गया. तो जैसा कि भैया ने बताया कि मतलब की पर्पस क्या है सेट का, तो मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि द मेन ऑब्जेक्टिव, जो अपना मेन पर्पस है एफसीआरए लाने का, बस वो यही है कि मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाऊँ कि मतलब जो यूटिलाइज अमाउंट आ रहा है ना, वो अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया या इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म ना पहुंचा अपने इंडिया के पर्सन्स को. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एनजीओ है वो इंडिया में है, तो वो जैसे दुबई, जैसे चाइना है सपोज मानो, तो चाइना से उसे फंडिंग ना ले पाए वो, जिससे वो कोई भी, जैसे अपनी इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ये सब बनाई, ठीक है, तो उसको वो अपोज ना करे या प्रोटेस्ट ना करे, इसलिए एफसीआरए का क्या बोलते हैं एक्ट लाना बहुत जरूरी था, जिससे फिर वो एनजीओ क्या करेगी, अपने इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चल जाएगी. तो मेन यही फोकस था, पर्पस था एफसीआरए लाने का. और इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल. सो नेक्स्ट स्लाइड. तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज जिस पे एफसीआरए का प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन M ऑफ एफसीआरए एक्ट 2010, सो these are the persons who cannot the एफसीआरए प्रोविजंस shall apply. तो इसमें इंडिविजुअल कवर होते हैं, इसमें एचयूएफ भी कवर होती है, इसमें कोई भी एसोसिएशन भी कवर होती है, इसमें सेक्शन 8 जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कवर होते हैं. अब इनको ये फॉरेन सोर्स, अब इनको अगर फॉरेन सोर्स से मिल रहा है पैसा, फॉरेन सोर्स क्या होता है, डेफिनेशन है, फॉरेन सोर्स कोई भी हो सकती है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, या फॉरेन कंपनीज हो गई, या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज हो गई. अब इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं. एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और यूनाइटेड नेशंस हो गया. जो इंडिया पार्टिसिपेंट है उसकी, उस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता. बाकी सारे क्या बोलते हैं, कोई भी फॉरेन ट्रस्ट हो गया, सब पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है. फिर
हाँ, some important definitions. So मैं धीरे से बोले जा रहा हूँ foreign contribution. तो foreign contribution है क्या? Foreign contribution ये है कि अगर मेरे को बाहर से कोई भी डोनेशन मिल रहा है या डिलीवरी मिल रही है, ट्रांसफर मिल रहा है फॉरेन सोर्स से, किसी को भी इंडिविजुअल को मिल रहा है, ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उसको उस इंडिविजुअल को पर्सनल गिफ्ट के लिए मिल रहा है अप टू अ लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीस, तो उस पे उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना नहीं जाएगा। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपन को कैसे मिल सकता है? या तो करेंसी में मिल सकता है, कोई भी, या तो इंडियन करेंसी भी हो सकती है, या क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक ऐसे मिल सकता है, या आपको शेयर्स मिल गए, या आपको बॉन्ड्स मिल गए, या आपको कोई भी सिक्योरिटीज मिल गई, तो भी वो होता है। और अगर मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, अब मेरे को लेट्स सपोज मैंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, अब मैंने उसको बैंक में एज एफडी करवा ली, अब वो एफडी पे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो भी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। अगर मैं उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और उस पे मतलब प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूँ, तो मेरे को जो भी रेंट मिलेगा ना, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही उसको खिलाया जाएगा। और इसमें 3 एक्सेप्शंस है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, अगर उसको बाहर फॉरेन स्टूडेंट से पैसा मिल रहा है, तो वो मतलब उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, मतलब वो ले सकती है। और अगर कोई भी इंडिया में कोई बिजनेस रन कर रहा है और उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पैसा मिल रहा है, जैसे लेट्स सपोज मैंने उसमें गुड्स या सर्विसेज सेल आउट की, मतलब गुड्स सेल आउट किया फॉरेन क्लाइंट्स को, तो उससे जो पैसा मिल रहा है ना, अगर वो फेमा तक की लिमिट तक है, तो वो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। सो नेक्स्ट करना मतलब, सो हाँ, second very most important definition in the set, foreign hospitality. अब foreign hospitality क्या होती है? foreign hospitality वो जो कोई भी आपको फ्री में कुछ भी खाने पीने का, कोई बाहर से अगर आपको रहने करने का कोई पैसा दे रहा है, तो वो foreign hospitality बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वाला, हाँ, prohibition on foreign contribution. अब कौन कौन बोलिए फॉरेन सोर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स? हाँ, मैंने बताया ना, कि कहीं से मिल रहा है, जैसे मेरे को फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, या फॉरेन कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज हो गई, और अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रखी है, ठीक है, बट उसमें मोर देन हाफ ऑफ नॉमिनल पेड अप शेयर कैपिटल मेरे क्या बोलते हैं बाहर से कंट्रोल ले रहा है कोई फॉरेन गवर्नमेंट, तो उसको भी अपन फॉरेन सोर्स ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज हो है, जैसे पर्टिकुलर जो इसमें फॉरेन सोर्स के अंदर इंक्लूड करा गया है, उसको पर्टिकुलर सिटीजन जो ऑफ फॉरेन नेशन, अगर कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया का फॉरेनर अपने इंडिया में आके यहाँ पे डोनेशन देता है के अंदर या उसके अंदर, वो भी फॉरेन सोर्स ही है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में पैसा बाहर से आना चाहिए, पैसा इंडिया में आके वो यहाँ पे भी डोनेशन दे सकता है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही कराएगा वो भी। ये सेक्शन ये बताता है कि कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन नहीं ले सकता। अब जैसे इसमें एक फर्स्ट एग्जांपल है पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, या उसके ऑफिस बियरर्स हो सकते हैं, या कोई भी इलेक्शन में कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो वो नहीं ले सकता। अब वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक चीज बताओ, मतलब बाहर से मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, अब तो मेरी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो जिससे भी पैसा मिल रहा है, सपोज चाइना से मेरे को पैसे मिल गए, ठीक है, अब चाइना जैसा बोलेगी ना, वैसा वो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, वो उस तरीके से अपने आप को मतलब चाइना कंट्रोल करेगी उसे, तो वो अपने क्या बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है वो, ठीक है। और इसमें न्यूज़पेपर भी आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, कोई भी एडिटर कवर हो जाता है, क्योंकि न्यूज एजेंसी भी अगर बाहर से फंडिंग मिलेगी, तो वो न्यूज एजेंसी वही न्यूज छापेगी जो मतलब फॉरेन कंपनी या फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन सिटीजन या फॉरेन कंपनी जैसा बोलेगी। सो इसमें ये चीज खबर होती है। नेक्स्ट ठीक है। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम एफसीआरए। अब जो भी कोई भी एजेंसी जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंडर कवर है ना, तो वो क्या बोलते हैं उस पर एफसीआरए के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिली या स्टाइपेंड मिला, ठीक है, अगर बाहर कोई किसी से, तो वो भी उसमें भी एक्सटेंशन आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। और एक रेमिटेंस आ जाता है, अगर मैंने अभी जस्ट समझाया था, कोई भी मैंने बाहर मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को बाहर से पैसा मिल रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही, तो इसमें एफसीआरए के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। और इसमें एक और चीज है, अगर आपको अपने रिलेटिव, आपके जैसे रिलेटिव कोई भी बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो वहां से अगर आपको मिल रहे हैं पैसे, तो आपको
1 लाख तक की एग्जेम्पशन होती है। अगर 1 लाख से ज्यादा आपको मिल रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रायर इंटीमेट करना पड़ेगा फॉर्म FC1 में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब इसमें भी मतलब बाहर सॉरी फिर इसमें था फॉरेन डिप्लोमेट्स। तो फॉरेन डिप्लोमेट्स भी वही हो गए, जैसे सपोज मानो कोई भी बाहर का बंदा कोई इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो बाहर से उसको जो भी उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री होगी उसमें वहां से जो भी पैसा आएगा ना उस पर भी FCRA के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सो नेक्स्ट ये रेस्ट्रिक्शंस और एग्जम्पशंस जो दे रखे हैं, प्रोहिबिशन कुछ दिए, कुछ इन्होंने एग्जम्पशंस दिए, वो कंसीडरिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया वो कंसीडर करते हुए फिर दी गई है। अपन उसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करें कि चाइना ऐसा कुछ कर लेगा या वो कुछ कर लेगा, वो एक डिफरेंट हुआ है। तो केवल जो दिए हुए हैं एग्जम्पशंस और प्लस प्रोहिबिशंस वो उसी पर्पस से दी गई है। तो नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी खुद करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन अप्रूव करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखना। अब इसमें जैसे एक नोटिफिकेशन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कर सकती है, कोई भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर सकती है अगर उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो पॉलिटिक्स का है, ठीक है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के खिलाफ जा रही है, ठीक है, तो उसको वो FCRA के प्रोविजंस अप्लाई कर देगी उस पे। नेक्स्ट होगा हाँ व्हाट सेक्शन 5 says to us। सो इसमें हाँ अगर मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर मैंने ये वो दे दी FCRA के प्रोविजंस अप्लाई कर दिया, तो उसको सबसे पहले एक रिटर्न नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेंड करेगी और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको प्रोवाइड करेगी कि हम तुम्हारे पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर उनको ऐसा लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मतलब ये प्रोहिबिट मतलब वो अगेंस्ट जा रही है, तो उस पर प्रोहिबिशन ऑर्डर पास कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, सॉरी, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशंस मैंने बताई थी कि कोई भी अगर मेरे को ऑफर कैजुअल ऑफर नहीं होना चाहिए, मेरे को एक फॉर्मल एक ऑफर मिलता है जिसमें रहने करने का मेरे को फ्री में वो मिलता है। अब इसमें अगर 5 जने हैं, याद रखना, एक तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो गया, या मेरा कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, या मेरा कोई भी एम्प्लॉय हो गया किसका, गवर्नमेंट का। अगर इनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले प्रायर इंटीमेशन लेना पड़ेगा। अगर ये लोग बाहर जा रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कोई फॉरेन कंपनी देंगे इनको, अगर सपोज मानो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जैसे सपोज मानो कोई भी वेल नोन कोई कैंडिडेट है, जैसे सपोज मानो योगी जी है, अब उनको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, अब उनको बाहर लेके जाना है। अब उसमें फॉरेन वहां से कुछ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलती है, कोई हॉस्पिटल के पैसे या रहने करने के, तो उसमें प्रायर इंटीमेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर वो 1 लाख रुपए तक की मेडिकल एक्सपेंसेस के अमाउंट है तो प्रायर इंटीमेशन की जरूरत नहीं है। अगर उससे ऊपर हुआ तो फॉर्म FC2 में उन्हें क्या बोलते हैं अप्लाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम इसमें हमको क्या क्या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिली है। और अगर नॉर्मल लोग हैं उनको क्या बोलते हैं पहले ही 2 हफ्ते पहले, अगर सपोज मानो लेट्स से मैं हूँ, अब मेरे को कोई भी बाहर कुछ फॉरेन स्कूल ने बुलाया कि आप आके लेक्चर दो या वेबिनार कंडक्ट करो, अगर वहां से मेरे को कुछ अगर पैसा मिल रहा है तो मेरे को 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स पहले मेरे को एक फॉर्म FC2 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को ये ऑफर मिल रहा है वहां पे, मेरे को इतना इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस बताना पड़ेगा, ठीक है। और 2 हफ्ते पहले भी तो उनको कम्युनिकेट करनी है। प्रेजेंटेशन शेयर कर लिए ग्रुप पे डाल दो। नेक्स्ट नंबर ये हो गया ना, क्या हुआ इसमें, तो हो गया यूटिलाइजेशन। हाँ यूटिलाइजेशन। अब जैसे इससे जस्ट पहले वाला करना। हाँ अब जैसे सपोज मानो मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया, अब ये बात आती है कि जैसे मेरे को बाहर से पैसे मिल गया, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब मैं इसमें पहले प्रोविजन होता था
कि मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ, अगर मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल रखा है एफसीआरए में, तो अगर मैं अंडर सिर्फ रजिस्टर्ड को दे रहा हूँ ना, जो भी सामने वाले दिन लेट्स सपोज मानो मैंने श्रेयांश भी क्या बोलते हैं एफसीआरए के प्रोविजंस में रजिस्टर्ड है, तो अगर मैं रजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड दे रहा हूँ ना, तो मेरे पे अप्लाई नहीं होता, मतलब मैं ट्रांसफर कर सकता था, बट 2000 ये 1976 में होता था, अब 2010 से ये इसमें मतलब अमेंडमेंट आ गई, तो अगर चाहे मैं रजिस्टर्ड हूँ, चाहे इशिका जैसे है, इशिका अनरजिस्टर्ड है, तो मैं उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है ना, हाँ, अब यूटिलाइजेशन, अब किसी को भी ट्रांसफर नहीं मैं जब रजिस्टर्ड हूँ टू एफसीआई में ट्रांसफर नहीं हो सकता, जहां पे पैसा है उसी को यूटिलाइजेशन करना है उसको। हाँ, मतलब पहले ये अलाउ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो एफसीआई रजिस्टर्ड है दूसरी एफसीआई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देता था, वहां पे यूटिलाइजेशन हो जाता था। अब वो बंद कर दिया, अब केवल जिसके पास पैसा है वही यूटिलाइज करेगा उस पैसे को, उसका जो भी फॉर्म्स वगैरह। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यूटिलाइजेशन का, अगर मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मेरे को मिला, मैं कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो मैं उसको उसी एक पर्पस पे यूटिलाइज कर सकता हूँ जिस पर्पस के लिए मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। अब इसमें मैं इस जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया मैं उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकता। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हो सकता है, कोई मैंने जो शेयर मार्केट पे दे दिया, या मैंने अक्षय कुमार का वो क्या बोलते हैं जो पॉलिसी आज चलती है, तो उसमें अप्लाई कर दिया, उसमें नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मैं डेट फंड में कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के नेचर में नहीं आता। और मैं क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे भी फॉरेन यूज नहीं कर सकता, बट अप टू अ लिमिट ऑफ 20% तक मैंने एडमिन एक्सपेंस पे मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब एडमिन एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई मैंने सपोज मानो कोई मेरी एनजीओ है, उसको डे टू डे जो खर्चा होता है ना वो एडमिन एक्सपेंस होते हैं। अब एनजीओ में जो रन कर रहे हैं उन जो पर्सन है जो उसके रन कर रहे हैं, मतलब उनकी जो सैलरी वगैरह हो गई ना, वो एडमिन एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेंगे। एडमिन एक्सपेंस वही होंगे जैसे व्हीकल हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, है ना, ये सब खर्चे होते हैं। तो उसमें सिर्फ जैसे 100 रुपए मिले मेरे को, सिर्फ मैं 20 रुपए तक का ही उसमें एडमिन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। बाकी क्या बोलते हैं अगर सैलरी वैलरी दे रहा हूँ तो वो एडमिन एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑलरेडी डिफाइंड है लॉ के अंदर, वही कंसीडर होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर। अदरवाइज वो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज है उसके लिए अपने को 80% तक उसी में ही खर्च करना है, मोर देन 80%। तो रेस्ट्रिक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे अप टू 20%। अब सबसे मतलब अगर कोई भी जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर उन्होंने कुछ एग्जम्पशन दे रखे हैं। जैसे सपोज अगर कोई स्कूल रन कर रहा है, कोई पर्सन अगर स्कूल रन कर रहा है तो उस केस में जो टीचर्स वगैरह उनकी सैलरी वो सब ऑपरेशनल एक्टिविटीज में कंसीडर होगी। लेकिन वहीं अगर मान लो नॉर्मल कोई और किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है वो, तो फिर उस केस में सैलरीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रीट होगी। अगर मेडिकल है सिमिलरली, तो मेडिकल में डॉक्टर्स को जो भी वो जा रहा है पैसा, तो वो भी एक तरह से ऑपरेशनल एक्टिविटीज में काउंट। सो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं रिसीव करना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो कोई भी कल्चरल या सोशल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज है, तो उसको क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या उसका एक और ऑप्शन है वो प्रायर इंटीमेशन दे रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे को आप परमिशन दे दीजिए। तो अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में क्या होगा, अब मैं जाऊंगा जैसे अब मेरे को जैसे कोई एनजीओ है, एनजीओ का रजिस्टर करना है, तो उसको फॉर्म FC3A में क्या बोलते हैं उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद क्या बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑफ ₹10,000। तो अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अब उसके अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो एनजीओ है वो कोई भी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ओके है तो वो विद इन 90 डेज उसको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी, है ना। अब अगर मैं प्रायर इंटीमेशन ले रहा हूँ, तो अगर प्रायर इंटीमेशन लूंगा, एक जो एनजीओ है अगर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तो वो प्रायर इंटीमेशन भी लेकर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है। वो उसी प्रायर इंटीमेशन वो ही उस चीज पे एप्लीकेबल होगा जिसमें मैं रिसीव कर रहा हूँ, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए मैं कर सकता हूँ, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मेरे को वो प्रायर इंटीमेशन मिलेगी, ठीक है। अब मैं प्रायर इंटीमेशन से मैं जैसे सपोज मानो एनजीओ उसको 1 करोड़ से ज्यादा का उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। अगर सपोज मानो उसने इंस्टॉलमेंट में अगर मेरे पास फर्स्ट में 50 लाख रुपए आ गए, फिर 2 इंस्टॉलमेंट में सारे 50-50,
ठीक है, अब उसको 50 लाख मिल गए, अब जब दूसरे 50 लाख मिलेंगे ना उसे, तो उसको जो फर्स्ट में जो मेरे को 50 लाख मिलेगा उसका मैंने 75% मैंने यूटिलाइज कर चुका हूँ, मतलब करना पड़ेगा मेरे को, मतलब ये मैंडेटरी है। सो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। अब सस्पेंशन ये हो सकता है, एक बार आगे करना, अगर मैं सस्पेंशन से पहले कैंसिलेशन का बताता हूँ। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कि कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल में 5 कंडीशन हो सकती है, या वो उसने कुछ, जब वो सर्टिफिकेट के लिए उसने फॉर्म भरा होगा उसमें उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, या वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ वो जा रहा है, ठीक है, और मतलब ऐसे वेरियस रीजंस है। सो उसमें उसका कैंसिलेशन भी दे देगी, बट उसको अगर ऐसा लगता है कि कैंसिलेशन होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन, तो उससे वो पहले सस्पेंड भी कर देगी उसका रजिस्ट्रेशन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 days व्हिच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 180 days एज वेल, ठीक है। तो सस्पेंड भी कर सकती है उसका रजिस्ट्रेशन और कैंसिल भी दे देगी, और कैंसिलेशन से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक बात, अगर मेरे को जब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो वो 5 इयर्स तक वैलिड रहते हैं, ठीक है। और एक बार मेरा कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, तो मैं एज अ एनजीओ कभी भी 3 साल तक, अगले नेक्स्ट 3 इयर्स तक मैं उसको कभी भी वापस फ्रेश एप्लीकेशन नहीं दे सकता, मतलब मेरा 3 साल मेरे को वेट करना पड़ेगा, जब भी जाकर मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। फिर उसका सरेंडर, हाँ। अब जैसे सपोज मानो मैं एनजीओ हूँ, ठीक है, मेरे को खुद से वॉलंटरी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है, तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ये चेक करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उसने कुछ मतलब गड़बड़ कर दी, मतलब मतलब अगेंस्ट द एफसीआरए वायलेशन में उसने पैसा कर दिया और वो सरेंडर कर दिया अपना रजिस्ट्रेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रीचेक करेगी कि कहीं एनजीओ इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, तो वो उसको सरेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन पास कर देगी। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, हाँ। अब मैनेजमेंट मतलब जो सपोज मानो अगर मेरा कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, अब सपोज मानो एनजीओ है, एनजीओ का कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन या उसने सरेंडर कर दिया, जो उसके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया हुआ है या उसने उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई एसेट क्रिएट की है, लेट्स सपोज उसने कोई बिल्डिंग ये सब की हुई है, तो उसको मैनेज कौन करेगा? तो उसको मैनेज वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक प्रिस्क्राइब बैंक अथॉरिटी को एक अपॉइंट करेगी, वो कोई भी बैंक हो सकती है, मतलब शेड्यूल बैंक जैसे स्टेट बैंक प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो उसको वो बोलेगी कि आप इस एनजीओ की जो बिल्डिंग है या जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो आप उसे उसका मैनेज करो, मतलब जैसे सपोज मानो एनजीओ क्या करते हैं, भूखों को खाना खिलाती है, जैसे सपोज मानो ब्रेकफास्ट लंच डिनर देती है, तो अब एनजीओ के पास तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चला गया, अब उसको मैनेज कौन करेगा? तो बैंकिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उसे मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन हो, मतलब बंद ना हो जाए उसमें, तो ये मैनेजमेंट का पॉइंट हो गया। अब रिन्यूअल भी कर सकता हूँ मैं, अगर मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन जब होता है मेरे को 5 इयर्स तक का वैलिडिटी पीरियड होती है। अब रिन्यूअल मतलब लेट्स सपोज मानो मैंने 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए, तो उस 5 साल से जस्ट पहले के जो 6 महीने हैं उसमें मेरे को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को वापस अगर मैंने नहीं किया, और रिन्यूअल के लिए मेरी फीस भी है, मेरे को फॉर्म 3C में, हाँ 3C में मेरे को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद फीस ऑफ ₹5,000। अगर मैंने नहीं किया तो मेरे पास फर्दर 1 साल होगा जिसमें मैं 5,000 रुपए की और पेनल्टी देके अपना रिन्यूअल करा सकता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन। देन हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब मेरे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मेरे को मेन सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया जैसे न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में संसद मार्ग में मेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, तो वहीं पर ही मेरा ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक अकाउंट खुलेगा। मैं एक अकाउंट खुलवा सकता हूँ जिसमें मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के सारे ट्रांजेक्शन होंगे। मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं एक और शेड्यूल बैंक में खुलवा सकता हूँ जिसमें मैं उसका यूटिलाइजेशन करूंगा। हाँ, तो दूसरे शेड्यूल बैंक में मैं खोल सकता हूँ जिसमें मैं यूटिलाइज करूंगा। बस वो जो सेकंड वाला बैंक होगा मेरा यूटिलाइजेशन का, उसमें कोई भी लोकल रिसिप्ट्स की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, मतलब वो दोनों अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ही ट्रांजैक्शन होंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लायंस, अब इंटीमेशन, अब जो भी पर्सन को कोई भी, जैसे मैं आपने देखा कि किस किस पे एफसीआर है, अगर उसको हर साल इंटीमेट करना पड़ेगा, जैसे अभी सपोज मानो FY20, जैसे सपोज मानो FY23-24 है, तो उसको विद इन 9 महीने के अंदर, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा
कि मेरे पास कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, कहाँ से आया और किस पर्पज से आया और किस मोड से मेरे पास पैसा आया, ठीक है। और इसमें मेरे को अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। अब अकाउंट्स में मेरे को मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि वो पूरा एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही होगा, कि मेरे पास मतलब जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट के वो पूरा मेरे को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और वो रिकॉर्ड्स मेरे को 6 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर ऑडिटिंग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी जैसे एनजीओ है, अगर एनजीओ वो प्रोविजंस को वायलेट कर रही है, तो वो कभी भी एक ऑर्डर पास कर सकती है कि मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑडिट करानी पड़ेगी, तो वो ऑडिट करा सकता है, ठीक है। और वो ऑडिट कब होगी? बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज, ठीक है। तो ऑडिट करा सकता है। अब नेक्स्ट, हाँ, अब इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, अगर कोई भी मेंबर, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो लेट्स सपोज आज कैंडिडेट 18, अब उस 18 को वो मतलब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो उससे जस्ट पहले के प्रीसीडिंग 180 डेज में उसको जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं ना, वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। तो अब से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। सो लास्ट स्लाइड फॉर मी, डिस्पोजल ऑफ एसेट। अगर मेरा क्या बोलते हैं मतलब जैसे मैंने बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो जाता है या सरेंडर हो जाता है, तो जो असेट जो है ना वो डिस्पोज ऑफ होगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब भावेश रूल्स बताएंगे। मैंने तो मोस्टली एक्ट का सेक्शंस कवर कर लिया, भावेश रूल्स बताएंगे 2011। First of all, thank you, sir, for providing me an opportunity. Starting with the rules, first start करते हैं स्कोप से। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जिसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उस पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे स्कोप पे। इसके अलावा अपन यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी कवर करेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की होती है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज क्या होती है, एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले आता है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की बताई जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना प्रोहिबिट कर रखा है। तो सबसे पहले उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में एमओआई या उसके बायलॉज में लिखा हुआ है कि हमें पॉलिटिकल नेचर की है, तो वो पॉलिटिकल नेचर की होगी। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस इंक्लूडिंग जो प्रमोट कर रही है पॉलिटिकल गोल्स को या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, वो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कवर होगी। या फिर वॉलंटरी एक्शंस ग्रुप्स जिसका मेन मोटिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, वो भी यहीं पे कवर होगी। और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट यूनियन, वर्कर यूनियंस, यूथ फॉर्म्स वो कवर होंगे। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की बात करें, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में बेसिकली वही होंगी जो इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट विद हाई रिस्क और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इसमें हमारा रिस्क ज्यादा होगा और बेसिकली इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की बात होती है। और इसमें परमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है डेट फंड्स, डेट बेस्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अंडर दिस रूल्स। और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करानी पड़ेगी। गाइडेंस फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, कोई भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल लाइक लेजिस्लेटर और जजेस में अप्लाई करना पड़ेगा उसको एफसी नंबर 2 में। जैसे कि अनीश ने बताया कि अगर कोई भी इमरजेंसी मेडिकल एड मिलता है अपन को, वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन वो अप टू 1 लाख रुपीस तक का होता है। अगर इन केस अगर वो एक्सीड कर जाता है 1 लाख, तो वो उसको अपन को एफसी नंबर 3 में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिलेटिव से अगर अपन को कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो 10 लाख रुपीस तक का एग्जाम होता है, मतलब उसको अपन रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस अपन को रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। और रिपोर्टिंग अपन को एफसी फॉर्म नंबर 1 है, विद इन 30 डेज करना पड़ता है ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन। ये टेम्पलेट है एफसी नंबर 1 का, जो शो कर रहा है कि ना अपन को इस फॉर्मेट में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। क्या क्या है फॉर्मेट में? फॉर्मेट कंटेंट में बेसिकली सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द फादर, हस्बैंड जो भी, परमानेंट एड्रेस, पैन ऑफ द रेसिपिएंट, अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अमाउंट कितना आया आपके पास बैंक ड्राफ्ट से, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रिलेटिव ऑफ दैट कंट्री, और नेम ऑफ द रिलेटिव्स। फिर डिक्लेरेशन आती है साइन। प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऐसे आर्टिकल्स, करेंसी या सिक्योरिटीज को प्रोहिबिट कर सकती है फ्रॉम रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस।
बाय पासिंग है ऑर्डर वो कैसे ऑर्डर पास करेगी, बाय पर्सनली या रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर लास्ट नोन एड्रेस ऑफ अ पब्लिक नोटिस। तो ऐसे आर्टिकल्स हैं कोई जो प्रोहिबिट किए हुए हैं? अगर चाहे कोई आर्टिकल आ रहा है, अगर उसको चाहे तो वो कर सकती है, स्पेसिफाई नहीं किया। नहीं, कहीं रूल्स में किया हुआ होगा। रूल्स के अंदर ये सर वो जब भी टाइम टू टाइम वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है, चेंज करते रहते, हटाते रहते, नहीं लगाते। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है अपन को एफसी नंबर 3 में। इसके लिए अपन को एक बैंक अकाउंट, स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। और रिन्यूअल का बताया था, अगर जैसे मानो अपन ने एक एप्लीकेशन दी और वो लैप्स हो गई, लैप्स होने के 6 मंथ तक अपन वापस रीअप्लाई नहीं कर सकते एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की प्रोसेस और फीस। एप्लीकेशन मैंने बताया, जैसे अभी अपन ने एक एप्लीकेशन दी, उसके लिए अपन सेकंड एप्लीकेशन जब तक नहीं कर सकते जब तक 6 मंथ एक्सपायर ना हो। एप्लीकेशन की फीस 3000 फॉर परमिशन के लिए है, 5000 फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। पेमेंट कैसे होगा? बाय डीडी, और बैंकर्स चेक किसको देंगे अपन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिडिटी हमारा 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर अपन को रिन्यू कराना है, रिन्यू कराने का टाइम लिमिट होता है 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिन्यू कराना है तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी 1500। अगर आपने रिन्यू नहीं कराया तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं तो वहां लैप्स हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला 1 Jan 2022, वो वैलिड रहेगा 31 दिसंबर 2026 तक। आपको अगर रिन्यू कराना है तो आपके पास टाइम लिमिट है 30 जून 2026 के लिए। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो 31 दिसंबर 2026 तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगी। अगर मैंने कोई ट्रस्ट आज इनकॉर्पोरेट करा, नया ट्रस्ट, और मैं आज एफसीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहता हूँ, जा एफसीआर की रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 3 इयर्स की कंडीशन थी। वो नया के लिए, नया अगर इनकॉर्पोरेट नहीं, नया है तो रजिस्ट्रेशन नया है, फर्स्ट टाइम से अप्लाई कर रही हूँ तो 3 साल की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती कि मिनिमम 3 इयर्स का आपका 10 लाख की जो ज्यादा की स्पेंडिंग होनी थी, वो नहीं है तुम्हारे। इसके अंदर रूल्स के अंदर ये है कि मिनिमम 3 इयर्स का आपका वर्किंग उसमें होनी चाहिए, मोर देन 10 लाख की, तो तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और पिछले 3 साल की एक्टिविटीज का रिकॉर्ड वो भी आपको देना पड़ेगा, क्या क्या आपने एक्टिविटीज करी पिछले 3 साल के अंदर, तो एक तरह से वो वर्किंग भी अपनी उसमें लगती है उसके साथ में, तब रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड ट्रस्ट होना चाहिए मिनिमम। वो लगेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको ऑडिट भी करानी पड़ेगी। एज सर सजेस्ट कि 3 इयर्स के अपन को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे एनजीओ को, इन केस ऑफ न्यू एनजीओ। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपन को बुक्स को प्रिजर्व करने का टाइम लिमिट है 6 इयर्स तक अपन को बुक्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग के लिए वही बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स और ऑडिटेड रिपोर्ट इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, वो मैंडेटरी है। एनुअल रिटर्न को अपन फाइल करेंगे। एनुअल रिटर्न एफसी नंबर 4, फॉर्म एफसी नंबर 4 विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपन को एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन इन काइंड या सिक्योरिटीज में आता है उसके लिए FC1 फॉर्म होता है, उसी में फाइल होता है। अगर अपन नॉन कंप्लायंस करते हैं तो पेनल्टी आएगी और इवन अपना कैंसिल भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इलेक्शन कैंडिडेट, अगर कोई भी इलेक्शन कैंडिडेट आया है तो उसको अगर रिसिप्ट हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन 45 डेज में उसको इंटीमेट करना पड़ेगा अपना FC नंबर 1 में। उसमें कौन कौन सी डिटेल होंगी? इंक्लूडिंग द डोनर इंफॉर्मेशन, अमाउंट, पर्पस एंड यूटिलाइजेशन। व्हाट इज द पर्पस, अमाउंट एंड डोनर की इंफॉर्मेशन भी होगी। और वो एक डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट लाएगा गैजेट ऑफिसर से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। परमिसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ अ फंड ड्यूरिंग सस्पेंशन। अब क्या हुआ कि सस्पेंशन हो गया तो जितना भी अमाउंट आया उसका 25% अनस्पेंट अमाउंट का अपन 25% ऑफ अनस्पेंट फॉरेन अमाउंट में भी यूटिलाइज हो सकता है। रेस्ट 75% अब कभी यूटिलाइज होगा जब सस्पेंशन ओवर हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक एंटिटी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला 12 करोड़ का, उसने 2 करोड़ रुपीस यूटिलाइज किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। रेस्ट
10 करोड़ अमाउंट में से वो 25% 2.5 करोड़ वो यूटिलाइज मतलब वो विद द हेल्प ऑफ प्रायर परमिशन वो यूटिलाइज कर सकता है। रेस्ट 7.5 करोड़ वो सस्पेंशन ओवर होने के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। अब जो अमाउंट बचा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ड्यूरिंग सस्पेंशन और कैंसिलेशन वो बैंक अकाउंट में रहेगा और डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में रहेगा और वो जब तक बैंक उसको जब तक सीजी उसको इंटीमेट नहीं करती तब तक उसको होल्ड करके रखेगी पैसे को, उससे पहले वो दे नहीं सकती। उससे रेस्ट्रिक्शन भी है, वो अमाउंट जो रखा हुआ है ना वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को। बैंक की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन तो बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज में। कौन कौन सी? इंक्लूडिंग द डोनर डिटेल्स, रिसिपेंट इंफॉर्मेशन एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन अ सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस, मतलब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ही आएगा तो ही बैंक रिपोर्ट करेगी इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। कंपाउंडिंग माइनर जो अब जो भी अपन ऑफेंसेस हुए हैं माइनर कंपाउंड हो सकते हैं। रिसीव करते हैं बैंक उसका भी तो रिपोर्टिंग करेंगे बैंक 24 आवर्स के अंदर जब नहीं सर 48 आवर्स में 48 आवर्स के अंदर उसको हाँ रजिस्टर्ड एंटिटी के केस में 48 आवर्स में एमएचए उसको करेगा बैंक। तो वो आजकल एक जो स्पेसिफिक ब्रांच है एफसीआरए की एसबीआई पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच वो रिपोर्ट करती है विद इन 48 आवर्स। और सर जब इंटीमेशन भी फाइल करेंगे जैसे अपन जैसे एनजीओ इंटीमेशन फाइल करेंगे ना तो उसमें क्या बोलते हैं एक सर्टिफाइड कॉपी भी जो बैंक के ऑफिशियल है ना वो सर्टिफाई करके देंगे कि हमें हाँ कि बैंक में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, तो वो भी हमको एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपन को जमा कराना पड़ेगा। नहीं अपने को तो केवल एक फॉर्म जो क्वार्टरली जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग उसके लिए फाइल करना होगा, अदरवाइज वो कुछ अपने को नहीं करेगा। नहीं सर है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले तो माइनर ऑफेंस होगा वही कंपाउंड हो सकता है, मेजर ऑफेंस कंपाउंड नहीं होगा। अपन को एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में देना पड़ेगा विद अ फी ऑफ ₹1000। अब कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कंपाउंड कर सकती है, अदरवाइज कंपाउंड नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट्स होंगी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रिपोर्ट करेंगी, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो क्वार्टरली रिपोर्ट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या क्या रिपोर्ट करेगी? इंक्लूड केस नंबर्स, रजिस्ट्रेशन डेट, चार्जशीट, कोर्ट की डिटेल्स को। अब कुछ अमाउंट अपन ट्रांसफर भी कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो फॉर्म है एफसी नंबर 5 में, लेकिन आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशंस, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशंस। लेकिन अगर अपन 10% जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसका 10% अपन ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अ परमिशन और without certificate of registration. Further, तो ये before Manav start on his speech, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है आपने देखा होगा कि बार बार ये बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमें होम अफेयर्स में है ना, एमएचए की बात कर रहे हैं। अभी तक अपने जितने भी लॉ डील करते हैं अपन कहाँ से डील करते हैं? जैसे इनकम टैक्स है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंपनी लॉ है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, है ना। ये एक लॉ है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील कर रहा है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ होम अफेयर्स? जो कमलेश जी ने पहले बताया ना कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम तो नहीं कर रहा है। तो जब हम एफसीआई की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में खासकर जब ये वाली गवर्नमेंट आई तो बहुत सारे लोगों को जो एफसीआरए के लिए एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड थे और डोनेशंस ले सकते थे तो उनको तो बैन किया है ना। थाउजेंड्स ऑफ ट्रस्ट हैव बीन बैंड from taking the donation and their registrations have been cancelled. और अब जो एफसीआरए के रेगुलेशंस है, पहले ये था कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया वो दैट वाज वंस फॉर ऑल शुरू में इनिशियली, फिर इसको कहा कि साहब ये हर 5 साल में वापस आपको रिन्यूअल कराना है and then the government will verify that you are actually doing the activities for your own purpose only and these activities are not
अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये सब वेरीफाई करके फिर ही वो आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन वापस देते हैं। और इनफैक्ट देखिए, एक एज ए कंट्री हमेशा जो है वो दूसरे कंट्रीज ये कुछ कोशिश करते रहेंगे कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ हो, ये चलेगा। एंड इंडिया एज ए कंट्री किसी और देश के लिए नहीं करता है, ये शुरू से इंडिया का पॉलिसी रहा है। लेकिन दूसरे देश कहीं ना कहीं इस तरीके का कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो पैसा ट्रांसफर कर दिया एक फंड को, है ना। और बहुत सारे काम जैसे कन्वर्जन के काफी काम होते हैं यहाँ पे, है ना। आप अगर तमिल में जाओगे, केरला में जाओगे, वेस्ट बंगाल में जाओगे, तो कम्युनिटीज आर कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट रिलीजन। तो इसके लिए जो पैसा आता है वो बाहर से आता है। ये दिस इज द फैक्ट व्हिच वी नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ ऐसा है। तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कि ये चीजों को आप खत्म करो, बैन करो, ताकि इस तरीके का किसी तरीके का कोई फंडिंग जो है वो गलत तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं आए। और इंटरनली भी कई लोग जो ऐसा कुछ काम करते रहते हैं तो वो फिर वो फॉरेन वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो जहां कहीं पे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात आए, ट्रस्ट के इनकॉर्पोरेशन की बात आए और इस तरीके से कोई पैसा लेने की बात करे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, है ना। हमें आपको हम इसलिए बता रहे कि आपको, क्योंकि ये तो देखिए ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आती रहेगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं कि यार क्लाइंट आ गया, ठीक है, इससे पैसा आ ही रहा है, आपने को फीस देगा, तो लेट मी गेट देयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड as in the way what they require, है ना। Let me certify their financial statement. Let me do this work which is required for the purpose of this particular activity. तो ये काम हमें बड़ा सोच समझ के करना होता है। सिंपली कोई भी काम इसलिए नहीं होता है कि यार अपने को फीस मिल रही है या सामने वाले ने बोल दिया तो हमें वो काम करना। So we have to apply our mind also as and when such work is there, and not only this, कोई भी दूसरा काम होता है तो वहां पे आपको माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसके कितने रिप्लिकेशंस हैं ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। Those repercussions may be from the point of view of government, maybe from the point of view of some bankers, maybe from the point of view of the client themselves, or maybe from your own point. ये सारे आपको कंसिडरेशन लेने होते हैं जब भी आप कोई काम करते हो। So Manav will now deal with rest of the presentation. तेरे को कुछ बोल केस कोड वगैरह लिए क्या? बहुत सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस सब तेरे ऑफिस में दिए। हम उसमें रूल्स वगैरह दिए जो आगे गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड पूरी उसमें थे ना। सो गुड इवनिंग एवरीवन। लाइक अभी जैसे एक्ट और रूल्स में अपन ने डिस्कस किया कि गिफ्ट्स जो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के वे में मिलते हैं या फिर आपको कुछ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव हो रही है, तो लाइक जो एक्ट में तो उसका एक ब्रीफ पार्ट मेंशन है, उसका प्रोसीजरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट टाइम रूल्स निकाले हुए हैं, तो उसके बेसिस पे अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशंस रूल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइक ये जो रूल्स है ये एक नॉर्मल पर्सन पे थोड़ी अप्लाई होते हैं। लाइक आज आप किसी को भी गिफ्ट मिला फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू कोई फॉरेन सोर्स से, तो क्या ये रूल्स अपने पे अप्लाई होंगे? नहीं। तो ये रूल्स कहते हैं कि कोई भी अगर मेंबर है इंडियन डेलीगेशन का, मतलब कोई मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी डेलीगेशन है, उसको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है थ्रू एनी फॉरेन सोर्स, तो उसको विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये वही बात आती है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों? वही चीज है कि लाइक अपने को ये रूल्स क्यों चाहिए? इंडिया की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड यही तो मिनिस्ट्रीज है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो 30 डेज में डेलीगेशंस को रिपोर्ट करना है,
तो वो उसमें क्या क्या रिपोर्ट करेगी, मेजरली 5 चीजें रिपोर्ट करनी है कि फर्स्ट तो दे हैव टू रिपोर्ट द फैक्ट कि हाँ भाई मुझे कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के वे में गिफ्ट या प्रेजेंटेशन रिसीव हुई है। फिर उनको ये बताना है कि उनको किस फॉरेन सोर्स से वो रिसीव हुआ है, उनके अकॉर्डिंग उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कहाँ पे वो रिसीव हुई है, कौन सी डेट को रिसीव हुई है, और अगर उनके अकॉर्डिंग कोई अदर मैंडेटरी या क्रूशियल डिटेल्स है जो पता होनी चाहिए, वो भी चीज वो उसमें रिपोर्ट करेगी। अब हो सकता है कि इसमें कोई बोले कि नहीं मेरे को तो इंडिया में कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ, मेरे को तो बाहर हुआ है डेलीगेशन को, तो वो मैं क्यों रिपोर्ट करूं। तो उसके लिए भी एक प्रोविजन एड ऑन किया है कि आप विद इन 30 डेज ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया आप सेम पांचों चीज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या होम अफेयर्स को रिपोर्ट करोगे। अब नेक्स्ट आते हैं कि जरूरी है कि हम अपन सारे ही गिफ्ट या प्रेजेंटेशंस रिपोर्ट करें, तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। यहाँ पे ऐड किया गया है अगर आपकी गिफ्ट की मार्केट वैल्यू एज असेस्ड बाय यू, अगर आपकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग उस गिफ्ट की मार्केट वैल्यू 5000 से कम है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी, बट इन केस इट क्रॉसेस मोर देन 5000 देन यू हैव टू रिपोर्ट विद इन 30 डेज। द नेक्स्ट इज लाइक प्रीवियस लाइक एंड हो सकता है कि लाइक आपको अब एक गिफ्ट रिसीव नहीं हुआ, आपको बंडल ऑफ गिफ्ट रिसीव हुए हो, लेट्स अज्यूम लाइक आपको 6 गिफ्ट रिसीव हुए हैं वर्थ ₹1000 ईच, तो आप उस वाले 5000 वाले थ्रेशोल्ड का शेल्टर लेके आप बच नहीं सकते, आपको ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आपके बंडल ऑफ गिफ्ट देखा जाएगा। अगर वो एग्रीगेट आपका 5000 एक्सीड करता है तो आपको कुछ शॉर्ट सेक्रेटरी को 30 डेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ अब लाइक आपने एक बार सेक्रेटरी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिट कर दी, अब उसका असेसमेंट कैसे होगा, सेक्रेटरी खुद असेस नहीं करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक कमिटी सॉर्ट ऑफ एक बोर्ड मान लेते हैं, तोशखाना नाम से एक बोर्ड वहां पे बना हुआ है, उसको वो सेक्रेटरी आपका जो फॉर्म है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स बताई है, वो उस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करेगा एंड जो ये असेसमेंट बोर्ड है तोशखाना असेसमेंट करके वो उस मार्केट वैल्यू का असेसमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि ये असेसमेंट जो होगा, पहले तो सबसे पहले बात ये असेसमेंट कौन करेगा, 3 मेंबर कमिटी है एंड 3 मेंबर्स में से एक सबसे पहले जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेक्रेटरी और अटैच इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कस्टम्स अप्रेजर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि असेसमेंट से रिलेटेड बात है। अब ये असेसमेंट कितने दिन में कंप्लीट करेगी ये तोशखाना कमेटी, 30 डेज। 30 डेज कहां से काउंट होंगे, जिस डेट उनको ये फॉर्म रिसीव हुआ ना वहां से 30 डेज काउंट होंगे। नेक्स्ट एंड लाइक इंडिया है तो जहां पे भी आप असेसमेंट से रिलेटेड बात करोगे तो आप उसमें डिस्प्यूट्स तो आएंगी, हो सकता है कि डेलीगेशन कुछ और वैल्यू क्लेम कर रहा हो और तोशखाना कमेटी के अकॉर्डिंग कोई और वैल्यू आ रही हो, तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स वो केस जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके पास वापस रेफर होगा एंड वो ही होगा कि मतलब फाइनल अथॉरिटी, मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा वो उसका ही रहेगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। एंड जैसे ही ऑल दिस प्रोसेस कंप्लीट्स और जैसे ही असेसमेंट वैल्यू फाइनली डिसाइड हो जाएगी, ये उस डेलीगेशन को, मेंबर ऑफ डेलीगेशन को कम्युनिकेट कर दी है। फिर उसके बाद आता है कि लेट्स सपोज कि आपने अपनी डिटेल्स सेक्रेटरी को सबमिट कर दी क्योंकि 5000 से ज्यादा था। अब इन केस फाइनल असेसमेंट में मान लीजिए पता चलता है कि आपके गिफ्ट की वैल्यू एक्चुअल में 5000 से ज्यादा है ही नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वो गिफ्ट खुद रिटेन कर सकते हैं, एक तरीके से वही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का हो गया। अब इसी सेम चीज को अप्लाई करते हैं वो जो मल्टीपल गिफ्ट, बंडल ऑफ गिफ्ट्स अपने को मिल रहे थे, तो उस केस में अगर एग्रीगेट वैल्यू आपकी डिसाइड होती है कि वो 5000 से कम है, तो इस मतलब रूल्स में क्या ऑप्शन है कि आपको सारे गिफ्ट्स वापस रिटर्न नहीं होंगे, आपको वन गिफ्ट मतलब आपको वन गिफ्ट रिटेन करने का ऑप्शन है उसमें से। एंड उसके अलावा ये आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एनी कम्युनिकेशन, मतलब जब आपको असेसमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ उससे 30 डेज में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो अपने बचे हुए गिफ्ट, जैसे आपको एक गिफ्ट रिटेन करने का ऑप्शन दे दिया, तो उसके अलावा जो आपके बाकी गिफ्ट है वो आप परचेज कर सकते हो, जो भी आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो आपके 5000 और आपकी असेस एग्रीगेट मार्केट वैल्यू आ रही है वो डिफरेंस आपको गवर्नमेंट को पे करके आप वो बचे हुए गिफ्ट्स परचेज कर सकते हो। एंड ये जो भी परचेज ऑप्शन होगा ये फाइनल परचेज ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। एंड लाइक अब नेक्स्ट विल मूव ऑन, जैसे हॉस्पिटैलिटी की बात करी तो जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव हो रही है उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये बता रखे हैं इन गाइडलाइंस फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी।
अब लाइक सबसे पहले एक बार इन डिटेल समझते हैं कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी होती क्या है, फॉरेन सोर्स क्या है। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आप एक तरीके से मान लीजिए ऑफर है, कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है कि कोई बंदा कोई फॉरेन ट्रिप या फिर एक तरीके से मान लीजिए उसको कॉस्ट ऑफ ट्रैवल प्रोवाइड कर रखी है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल किस किस वेज में प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो उसको फ्री बोर्डिंग दे दी, या उसको फ्री लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट या मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया। अब फॉरेन सोर्स पर आते हैं, फॉरेन सोर्स में काफी अच्छी खासी लिस्ट है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। तो फर्स्टली इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, बाहर की कोई भी नेशन की गवर्नमेंट है वो। उसके बाद कोई इंटरनेशनल एजेंसी आ जाती है, फॉरेन कंपनी, कॉर्पोरेशन जो भी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई एमएनसी है, या फिर कोई कंपनी जैसे पहले भी मेंशन हुआ जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है बट उसकी मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज होल्ड बाय एनी फॉरेन एंटिटी। कोई ट्रेड यूनियन हो गई। हेलो, क्या बातें कर रहे हो आप दोनों में? कोई फॉरेन ट्रस्ट हो गया, या कोई सोसाइटी या क्लब एसोसिएशन जो इंडिया के बाहर फॉर्म हुई है, या फिर कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन है। तो बेसिकली ये सारे लोग फॉरेन सोर्स में काउंट होंगे। अब ये रूल्स क्या कहते हैं कि इन फॉरेन सोर्स से अगर मतलब जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन है इसके थ्रू अगर लाइक किसी को भी कुछ रिसीव हुआ है तो उसको ये रूल्स गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले वो ही बात है कि ये नॉर्मल लोगों पे रूल्स अप्लाई नहीं होते। अप्लाई कहाँ का होते हैं, एक सबसे पहले लेजिस्लेचर्स हो गया, फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बियरर्स एंड जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब आप लाइक ये देखोगे ना, ये सारी कोई पोजीशंस है, क्रिटिकल पोजीशंस है कि लाइक इन पे सॉर्ट ऑफ कहीं से भी फॉरेन अनड्यू इन्फ्लुएंस आया तो बात वही इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे आएगी। तो नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर शैल एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, and no office bearer of a political party shall accept foreign hospitality, and no judge or government servant or employee of any corporation or body owned or controlled by the central government, state government or any government of India shall accept forein hospitality। मतलब इन तीन लोगों को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स नहीं एक्सेप्ट करना है। फिर कुछ एक एक्सेप्शन है कि मान लेते हैं कि कोई भी इन जो अपन ने तीन लोग अभी मेंशन करे वो लाइक ऑन अ फॉरेन ट्रिप या फिर फॉरेन लैंड पे है, एंड फॉर सपोज कोई इमरजेंसी आ गई, लाइक कोई भी मेडिकल कंडीशन हो गई, तो उस केस में लाइक आप लॉज को फॉलो करने बैठोगे या फिर पहले खुद को बचाओगे। तो उसके लिए एक एक्सेप्शन है कि अगर कहीं भी आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। Prior permission is not required for emergent medical aid needed on sudden illness contracted during a visit outside India। फिर उसके बाद इंटीमेशन रिक्वायर्ड है, इंटीमेशन रिक्वायर्ड है within 1 month from the date of receipt of such hospitality। तो उसमें आप वही बताओगे कि आपको किस सोर्स में और किस मैनर में वो हॉस्पिटैलिटी रिसीव हुई within 30 days of its receipt। फिर अगर स्मॉल अमाउंट है, जैसे पहले भी मेंशन किया कि 1 लाख या उससे कम की अगर आपको कोई हॉस्पिटैलिटी रिसीव हुई है, वो भी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के केस में, वो आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगेन वो पावर है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ मतलब एक प्रोहिबिशंस लगा सकती है। लाइक सेक्शन 3 में जो लोग मेंशन है उनके अलावा भी अगर उनको कभी लगता है लाइक व्हेनेवर दे डीम फिट, तो वो उनको प्रोहिबिट कर सकती है फ्रॉम टेकिंग एनी फॉरेन एक्सेप्टेंस। द नेक्स्ट इज लाइक व्हाट द previous slide था ना, and the persons like who are not mentioned in section 6 of this FCRA act, उनको भी लाइक गवर्नमेंट मैंडेट कर सकती है कि दे रिक्वायर प्रायर परमिशन बिफोर टेकिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, फिर लाइक अब अपन देखते हैं कि अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं कि प्रायर परमिशन चाहिए। प्रायर परमिशन अपन लेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी है फॉर्म FC2 में आपको बताना है कि आपको सबसे पहले आप कौन से फॉरेन सोर्स है जिसके लिए आप प्रायर परमिशन ले रहे हो, एंड आपको सारी डिटेल्स उसके रिगार्डिंग आपको देनी पड़ेगी। अलोंगसाइड आपको इनविटेशन लेटर अटैच करना पड़ेगा। इनविटेशन लेटर किस चीज का कि लाइक हो सकता है आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए प्रायर परमिशन ले रहे हो, तो आपको किस सोर्स से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिल रही है
आपको जो उन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपको इनविटेशन लेटर साथ के साथ अटैच करना पड़ेगा। एंड ये आपको डेडलाइन क्या है सबमिट करने की, जो आपका प्रपोज डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी है, कि मतलब जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी उससे एग्जैक्टली 2 वीक्स पहले, मतलब विद इन 2 वीक्स आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी इन फॉर्म FC2। सो उसके बाद भी कुछ केसेस डिफाइंड है कि जहां पे आपको परमिशन FCRA की पहले नहीं लेनी है। केस फर्स्ट केस इज गवर्नमेंट फंडेड विजिट्स, कि अगर गवर्नमेंट ही आपकी कोई विजिट अरेंज करा रही है तो उस केस में आपको परमिशन नहीं लेनी है। फिर कोई विजिट है कि मान लीजिए आज मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन है, या फिर वो जो 3 लोग अपन ने मेंशन किए, आज अगर वो खुद की पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो उस केस में आप इन पे रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर मान लीजिए फॉरेन नेशन में कोई इंडियन नेशनल्स है, उन्होंने आपको सेम सर्विस, मतलब उन्होंने आपको हॉस्पिटैलिटी दी, तो उस केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैलरी, फीस या रेम्यूनरेशन बेस्ड किसी असाइनमेंट के करने जा रहे हैं तो भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ स्पेसिफाइड एजेंसी हो गई, या फिर बायलैटरल एक्सचेंज विजिट्स अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट, या फिर अप्रूव्ड ट्रेनिंग कोर्सेज। तो बेसिकली ये 8 ऐसे केसेस है जहां पे आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए लेने से पहले FCRA की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, फिर ये वो एक समराइज कर दिया है कि मतलब आपको फॉर्म FC2 में परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से मतलब आपको अपना पूरा करना पड़ेगा, और एसेंशियलिटी बतानी पड़ेगी, और ऑफर और इनविटेशन अटैच करना पड़ेगा। फिर लाइक अभी अपन एनजीओ के बारे में बहुत बात करी, क्योंकि FCRA में आप देखेंगे ना तो एनजीओ आर लाइक मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि एनजीओ के थ्रू फॉरेन फंडिंग आजकल देख रहे हैं अपन बढ़ती जा रही है। तो फॉरेन फंडिंग पे वो कहीं ना कहीं मतलब आप देखेंगे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म सारे फंड्स वहीं से ही रूट हो रहे हैं। तो एनजीओ आर लाइक क्रिटिकल पार्ट फॉर दिस होल आर। सो बीच में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली थी एनजीओ के रिगार्डिंग, तो वो एनजीओ के रिगार्डिंग अपन एडवाइजरी पढ़ते हैं एक बार आगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले ये FCRA की जो कंप्लायंस है एनजीओ के रिगार्डिंग निकाली है कि करनी क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है, फिर द होल एंड सोल मोटिव ऑफ दिस FCRA एक्ट इज टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। नेक्स्ट, एंड इससे लाइक बेनिफिट्स ये है कि एक तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी तो लाइक आप देखिए इंटरकनेक्टेड चीजें हैं कि वंस यू विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी तो ऑब्वियसली आपकी फॉरेन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा इंक्रीज होंगी, एंड ऑपरेशंस भी आपके स्मूदर हो जाएंगे। तो अब जो अपन की कंप्लायंसेस की बात कर रहे थे कि एनजीओ के रिगार्डिंग क्या की कंप्लायंसेस आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक दर्पण आईडी, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी एक नई दर्पण आईडी क्रिएट करी है फॉर एनजीओ। तो हर एक एनजीओ को वो दर्पण आईडी मैंडेटरीली लेनी पड़ेगी। अब वो किस सेंस में लेनी पड़ेगी कि एनजीओ को एक तरीके से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि एक एनजीओ तो ऐसा हो गया कि जो मतलब जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, बट वो जैसे बताया कि 6 महीने में रिन्यूअल लेना होता है, तो वो सपोजिटली मान लीजिए उस पीरियड में चल रहा है और उसने अपनी रिन्यूअल एप्लीकेशन सबमिट कर रखी है, तो उसको सच एसोसिएशंस आर गिवन एक्सेस टू देयर एप्लीकेशन टू सीड द दर्पण आईडी। तो वो अपनी दर्पण आईडी लेके फिर उस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में सीड ऑन कर सकते हैं। इसको कमलेश को थोड़ा डिटेल में एक बार बता दो। दर्पण आईडी के अंदर सिंपल जैसे जो अपने की फंक्शनलिटीज है उनकी डिटेल्स उसके अंदर होगी मेरी भी। बाकी जब भी 2 तरह के, एक तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और एक जिन्होंने नई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करी है। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करने तो दर्पण आईडी ऑलरेडी पहले लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल होगी। रिन्यूअल के केस में अगर दर्पण आईडी अभी तक भी नहीं ले रखी, वैसे आज की डेट में शायद मेरे हिसाब से कोई बचा हुआ नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है दर्पण आईडी को जनरेट हुए। तो रिन्यूअल के केस में अगर दर्पण आईडी अभी तक भी नहीं है तो पहले दर्पण आईडी लेंगे, उसके बाद फिर रिन्यूअल की एप्लीकेशन आप फाइल होगी। उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली की फंक्शनलिटीज की जो डिटेल्स है प्लस जो मेरी एक्टिविटीज है वो डिटेल्स उसके अंदर फिल होती है। किस किस स्टेट के अंदर अपनी एक्टिविटीज हो सकता है कोई ऐसा ऑल ओवर इंडिया काम करता हो कोई एनजीओ जिसके हर स्टेट के अंदर ब्रांचेज हो, हर स्टेट में वो काम कर रहा हो, तो वो सारी डिटेल्स दर्पण आईडी के अंदर भी जाएगी और FCRA के अंदर भी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी जाएगी। तो एज सर समराइज, तो दर्पण आईडी की वही रिक्वायरमेंट है कि अब तो लाइक सबके पास आ चुकी है शायद, बट जो पहले ये रेगुलेशन आई थी तो उस हिसाब से कैटेगराइज किया है कि जिसने पहले रजिस्ट्रेशन ले चुका है या फिर जिसका रिन्यूअल पेंडिंग है, तो सबके लिए लाइक दर्पण आईडी इज अ मैंडेटरी थिंग। नेक्स्ट अनीश, फिर द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज लाइक ओपनिंग द मेन FCRA अकाउंट। इसमें भी अगर अपन देखना चाहें तो वही चीज है कि लाइक पहले की रेगुलेशंस है
कि लाइक हर एक जने के लिए एफसीआर अकाउंट अब मेन एसबीआई ब्रांच में दिल्ली में जो है उन सबके लिए कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट एफसीआर अकाउंट भी दो तरह का हो सकता है, एक तो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट हो गया, दूसरा यूटिलाइजेशन अकाउंट हो गया। तो अगर सपोज क्योंकि दिल्ली में एक ही जगह पे अकाउंट खुल रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो मान लो अगर मेरे ऑपरेशन कोई इस जगह पे जोधपुर में है या सीकर में है, इस जगह पे है, तो फिर मेरे को वहां पे भी लोकल एक बैंक अकाउंट चाहिएगा यूटिलाइजेशन पर्पज से। तो मेरे को एफसीआरए में रिपोर्ट करना है, वहां पे इंटीमेट करना है कि मैंने ये एफसीआरए अकाउंट यहाँ पे खोल लिया, और उस एफसीआरए अकाउंट को मैं वहां पे डाल दूंगा, इंटीमेट कर दूंगा सिंपली। इंटीमेट करने के बाद जो मेन अकाउंट है मेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है, वहां से फंड ट्रांसफर करूंगा यूटिलाइजेशन अकाउंट में, और उसके बाद फिर मैं उसको यूज कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के लिए। इन द नेक्स्ट कंप्लायंस फॉर द और यूटिलाइजेशन अकाउंट मल्टीपल भी हो सकते हैं। आपको अगर किसी मान लो वही कोई ऑल ओवर इंडिया काम करता हो, हर स्टेट के अंदर खोलना हो, हर जगह पे खोलना हो, 10, 15, 20 जितने खुलवाना चाहे, यूटिलाइजेशन अकाउंट कितने मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट केवल एक ही होगा। एंड अब एक नई कंप्लायंस सॉर्ट ऑफ एनजीओज और एसोसिएशंस के लिए क्या आ गई है कि लाइक जो भी उनकी एप्लीकेशन रहेगी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई रिन्यूअल के लिए उनकी एप्लीकेशन है, तो उसमें उनको आधार नंबर ऐड करना पड़ेगा ऑफ ऑल द ऑफिस बेयरर्स, डायरेक्टर्स और अदर की फंक्शनरीज। नेक्स्ट सो बेसिकली ये तीन कंप्लायंस मेंशन करी गई थी, दर्पण आईडी लेना, एफसीआर अकाउंट खोलना और आधार की डिटेल्स एंटर करना। नेक्स्ट उसके बाद अपन चेक करते हैं कि जो एफसीआर अकाउंट अपने को खोलना है, मतलब जिनको भी रिक्वायरमेंट है जो एफसीआर अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी डिजाइंड है कि क्या क्या आपका प्रोसीजर रहेगा कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है। तो उस पर एक बार लुक अपॉन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अकाउंट अब जैसे अपने को सबको क्लियर हो गया कि एक मैंडेटरी हो गया ये अकाउंट खोलना, एंड ये अकाउंट आपको क्या खोलना है, एसबीआई की जो पार्लियामेंट्री न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है उसमें आपको एक मैंडेटरी एफसीआर अकाउंट खोलना पड़ेगा। एंड presently like there are approximately 23,000 entities which have got a certificate of registration to receive foreign contribution। ये एक फैक्चुअल चीज हो गई। नेक्स्ट फिर अकाउंट ओपनिंग आपका प्रोसेस क्या है कि आपको डायरेक्टली न्यू दिल्ली वाली ब्रांच में जाना की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी नियरेस्ट एसबीआई की ब्रांच को रीच आउट कर सकते हो एंड उनसे आप एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेंगे जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करेंगे। ये फॉर्म आप चाहे एसबीआई की नियरेस्ट ब्रांच पे जाके भी फिजिकली कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसको सबमिट कर सकते हैं। जब आपकी फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के बाद जो आपका एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइडिंग ब्रांच है, मतलब जिस भी ब्रांच से आपने अपना फॉर्म सबमिट किया है, वो ब्रांच क्या करेगी, वो मेन एसबीआई की ब्रांच जो न्यू दिल्ली में है उसको आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी within 1 working day of its receipt। like जैसे आपने आज किया तो 1 working day के अंदर आगे फॉरवर्ड कर देगी एंड जो आपका न्यू दिल्ली वाला ब्रांच है वो आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होगी एंड within 3 working days आपकी वो एप्लीकेशन का आपको मतलब स्टेटस पता चल जाएगा कि whether you are eligible for that account। अगर आप एलिजिबल हो तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, नहीं तो आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट फिर एफसीआर अकाउंट के बारे में कुछ की चीजें बता रखी है यहाँ पे कि एंटिटी कैन मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग एफसीआर अकाउंट्स फॉर कीपिंग और यूटिलाइजेशन पर्पसेस। जैसे सर ने भी बताया कि आपको साथ के साथ एक यूटिलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो लाइक पहले एफसीआर अकाउंट एसबीआई वाला मैंडेटरी नहीं था, तो लाइक जो आपका पहले से अकाउंट आपने बना रखा है यूटिलाइजेशन के लिए आप उसको रख सकते हो, बट जो आपका मेन अकाउंट होगा वो एसबीआई वाला ब्रांच वाला अकाउंट स्विच हो जाएगा। एनडीएमबी है जो न्यू दिल्ली मेन ब्रांच है, वो उसमें आपके एफसीआर अकाउंट में रिसीट और एक्सपेंडिचर का अलाउ करेगी एंड इसके लिए सबके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक अप्रूवल लगेगा। फिर इस अकाउंट से ये है कि आप किसी भी दूसरे अपने एफसीआर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी एंड इस अकाउंट में आपके कोई भी चार्जेस या फी एक्सेट्रा लेवी नहीं हो पाएगा। फिर लाइक बैंक्स का इस एफसीआरए के अपन स्फीयर में देखिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस बेसिकली अपन वही ट्रैक करना चाह रहे हैं जो बैंक्स के थ्रू रूट हो रहे हैं। तो बैंक्स का क्या रोल रहेगा, बैंक्स के लिए क्या चार्टर गाइडलाइंस इशूड है, वो इसमें कवर हो रहा है।
तो सबसे पहला बैंक के इंश्योर करेंगे कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिना परमिशन के किसी भी एफसीआर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में आ नहीं रहा है। एंड इन केस अगर कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रिसीव हो रहा है तो उसको बैंक उसका यूटिलाइजेशन अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट क्रेडिट आ गया तो बैंक ब्लॉक दी मनी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड जब तक आगे का ड्यू प्रोसेस नहीं होता। फिर इसके साथ साथ एक पहले भी डिस्कस हुआ कि बैंक्स को जो बैंक्स की सारी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट होंगे तो इट वुड बी रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अगर रिपोर्टिंग के बैंक के पे कोई भी नॉन कंप्लायंस होगी तो उसके लिए बैंक के ऊपर भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाएगी। फिर बैंक इंश्योर करेंगे कि सारे डोनेशन जो भी आ रहे हैं वो आईएनआर पे आ रहे हैं और फॉरेन सोर्स वगैरह सब रिवील्ड है और सारे जो भी कंट्रीब्यूशंस है वो थ्रू चेक डीडी हो रहे हैं। वो बुक का है। एक बुक दी थी तुम्हें, क्या हुआ? ऑफिस में रहेगी क्या?